हेलो एवरीवन। सो आज इस नए सेशन में नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, यानी कि कॉकरोच के बारे में जानने वाले हैं इस सेशन में हम। कॉकरोच के केस में अगर हम वेराइटीज की बात करें, वी हैव नंबर ऑफ वेराइटीज, नंबर ऑफ स्पीशी, जीनसेस जो कि कॉकरोच को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिकली पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना पे फोकस करके जानेंगे कि ऑर्थ्रोपोडा के, इंसेक्टा के फीचर्स कैसे होते हैं एंड कलेक्टिवली कॉकरोच के फीचर्स कैसे दिखेंगे हमें, है ना। उन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अगर हम नीट एस्पेक्ट से भी बात करें, ये टॉपिक जो है वो सालों से नीट के सिलेबस में इंक्लूडेड रहा है। फ्रॉग तो इसी सेशन में यानी कि नीट 2024 में इंक्लूड हुआ है, बट कॉकरोच जो है वो सिलेबस का सालों से पार्ट है। इसीलिए हम बहुत डिटेल में और बहुत फोकस्ड वे में ये टॉपिक करते आए हैं। बट ये टॉपिक जो है वो इंक्लूडेड क्यों है, क्यों इस पे ज्यादा फोकस दिया गया नीट एस्पेक्ट से? वो इसीलिए क्योंकि अगर हम बात करें लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशी की, तो फाइलम ऑर्थ्रोपोडा जो है इट कवर्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशी। उसमें से भी क्लास इंसेक्टा जो है उसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ज्यादा है अमंग अदर क्लासेस ऑफ फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। तो इसीलिए कॉकरोच को यूज किया गया, एज अ रिप्रेजेंटेटिव लिया गया, ताकि वो एक्सप्लेन कर सके इंसेक्टा और फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के फीचर्स को। ठीक है। सो जानते हैं पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना की हेल्प से कि कॉकरोच के, क्लास इंसेक्टा के और ऑर्थ्रोपोडल फीचर्स जो है वो कैसे होते हैं। सो बेसिक लेवल पे ये ऑर्गेनिज्म जो है वो उन फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। सो उन्हीं को जानने के लिए हम पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना को स्टडी करेंगे। फाइन। सो चलिए बात करते हैं कॉकरोच के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन के साथ। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म किंगडम एनिमेलिया के फाइलम ऑर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। और ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो एनवायरमेंट के हिसाब से बहुत अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं। और इनके सक्सेसफुल सर्वाइवल का रीजन है इनका काइटिनस एक्सोस्केलेटन। तो एनिमल किंगडम जब हम स्टडी करते हैं तो हम सबसे पहले फोकस करते हैं इसी एस्पेक्ट पे, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के, जो इन ऑर्गेनिजम्स को सक्सेसफुली सर्वाइव करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो फाइलम ऑर्थ्रोपोडा की लार्जेस्ट क्लास से बिलोंग करते हैं कॉकरोचेस, दैट इज क्लास इंसेक्टा विद ऑर्डर ब्लेटोडिए। ब्लेटिडे फैमिली है। एंड क्योंकि हम पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कॉकरोच को यहाँ पे वही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना जीनस एंड स्पीशीज। बायनोमियल नोमेनक्लेचर आप जानते हैं, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम से बनता है। फाइन। सो ये है इनकी क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के बाद पहले जनरलाइज्ड बेसिस पे कॉकरोचेस के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पीशी नहीं है कॉकरोच की, वी हैव बल्क ऑफ स्पीशी जो रिप्रेजेंट करती है कॉकरोचेस को। तो जनरलाइज्ड वे में इनके बारे में जानते हैं, देन मूव करते हैं इनके मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे। राइट। चलिए, तो मॉर्फोलॉजी की और कुछ बेसिक फीचर्स की बात करें, सबसे पहले तो जितनी भी हम वेराइटीज देखते हैं तो उनमें आप देख पाओगे कि ब्राइट येलो कलर के ऑर्गेनिजम्स हैं, रेड, ग्रीन कलर्ड, इनफैक्ट ब्लैक कलर के कॉकरोचेस भी आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज बेलेटा ओरिएंटलिस। तो अलग अलग कलर की स्पीशीज जो है, फॉर्म्स जो है कॉकरोचेस की अवेलेबल रहती है ट्रॉपिकल रीजन्स में। और इनका जो फेवरेट एनवायरमेंट है ना, वो है हॉट एंड ह्यूमिड एरिया, यानी कि डैम्प प्लेसेस पे ये सक्सेसफुली रह पाते हैं, जो इनके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। इनफैक्ट अगर हम इनके एग लेइंग की बात करें तो एग ले करने के लिए भी ये बिल्कुल अपने सर्विसेज, ऐसे सर्विसेज में एग ले करते हैं जो बहुत डार्क हो और ह्यूमिड हो। ठीक है। अगर इनके साइज की बात करें तो 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस इनका साइज रहता है, यानी कि 0.6 सेंटीमीटर टू 7.6 सेंटीमीटर तक इनका साइज जो है वो अवेलेबल रहता है। अलग अलग स्पीशी, अलग अलग वेराइटीज की यहाँ पे बात हुई है, राइट। एंड ये ऑर्गेनिज्म नॉक्टर्नल है, रात को एक्टिव रहते हैं, अंधेरे में एक्टिव रहते हैं, लाइट बिल्कुल पसंद नहीं है, एंड ओमनिवोरस इन नेचर, किसी भी चीज पे फीड कर लेंगे। हमारा खाना तो पसंद आता ही है नहीं, बट एडिशनली इनऑर्गेनिक मैटर हो और उसके अलावा फीकल मैटर हो, यानी कि कॉप्रोफैगी भी है, फीकल मैटर पे भी फीड कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा सीरियस पेस्ट और वेक्टर्स की तरह भी एक्ट करते हैं। घर में बहुत सारी डिजीजेस जो है उनको स्प्रेड करवाने में इनका रोल होता है, यानी कि घर में जो ये एक फैमिली मेंबर की तरह रहता है। ठीक है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक रहता है, यानी कि बहुत ज्यादा सीरियस पेस्ट की तरह काम करता है, बहुत ज्यादा डिजीजेस और फैलाता है और बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है एक तरह से। ठीक है। सो ये हमारे पास कॉकरोच जो है वो फ्रेंडली टर्म में कहीं पे भी नहीं दिखता, ये एक फ्रेंडली ऑर्गेनिज्म नहीं है अगर हम उनके इस पर्टिकुलर फीचर पे फोकस करें तो। वैसे तो हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एनवायरमेंट में जरूरी है, दे आर
इंपॉर्टेंट इन एस्पेक्ट टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, फूड चेन, फूड वेब का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहते हैं ये ऑर्गेनिज्म। बट हाँ, डिजीजेस जो है ये कॉज करते हैं, ठीक है, स्प्रेड करेंगे और एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। जैसे आपने इनका नेचर देखा, कॉप्रोफेगी भी है, तो फीकल मैटर जो है वो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है और वहां पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं, बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करते हैं, ठीक है। सो डिकम्पोजर्स जो होते हैं, डिकम्पोजिशन के दौरान भी ये वहां पे भी फीड कर लेते हैं ऑर्गेनिक मैटर पे, जो डिकम्पोज हो रहा, डेड डिकेइंग मैटर हो, तो किसी भी चीज पे फीड कर लेंगे, राइट। सो ये है कुछ बेसिक फीचर्स जो आपको कॉकरोचेस में देखने को मिलेंगी। तो अब हम फोकस करते हैं इनके मॉर्फोलॉजी पे, जो कि स्पेसिफिकली बेस्ड है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना पे, यानी कि पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना पे फोकस करते हुए इनके सारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो है वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ठीक है। सो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनके साइज के साथ। तो साइज जो है वो है 34 to 53 मिलीमीटर लॉन्ग, क्योंकि अगर अब इनके एडल्ट्स की भी बात करो तो एडल्ट्स जो हैं उनके पास विंग्स होते हैं। एडल्ट से जो जूनियर फॉर्म्स होती है ना, जितनी भी इनकी निम्फल और जो आप लार्वल स्टेज काइंड ऑफ कहते हो, तो निम्फल स्टेज में कहीं पे भी विंग्स नहीं होते। दे यूज टू हैव विंग पैड्स बट विंग्स नहीं होंगे। तो विंग्स नहीं होने की वजह से वो ऑर्गेनिज्म तो फ्लाई नहीं कर पाते, बट एडल्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्लाइट ले पाते हैं, फाइन। बट इनके अगर आप विंग्स ये पैक कर लेते हैं ना, तो इनके विंग्स जो है ना इनके एब्डोमेन से लंबे होते हैं। तो इनके विंग्स जो है दे आर एक्सटेंडेड बियॉन्ड द टिप, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ मेल्स, फाइन। एंड एज दीज ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, तो इनकी बॉडी में सेगमेंटेशन जो है वो प्रेजेंट रहती है। वी हैव सर्टेन फाइलम्स इंक्लूडिंग फाइलम एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा एंड फाइलम कॉर्डेटा, जिनके केस में मेटामेरिज्म यानी कि सेगमेंटेशन आपको प्रेजेंट दिखेगी। रेस्ट ऑल अदर फाइलम्स लैक मेटामेरिज्म यानी कि सेगमेंटेशन, राइट। सो बॉडी डिवीजन की बात करते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स हैव 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स इंक्लूडिंग हेड, thorax एंड एब्डोमेन। ये प्रॉपर्टी है क्लास इंसेक्टा की। क्लास इंसेक्टा में जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं, देयर बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, thorax एंड एब्डोमेन, ठीक है। फाइलम ऑर्थ्रोपोडा में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है। कुछ में आप देखोगे जैसे कि प्रॉन की अगर बात करें तो हेड और thorax फ्यूज्ड है टू फॉर्म सिफेलोथोरैक्स। स्पाइडर की बात करें, thorax और एब्डोमेन फ्यूज्ड है टू फॉर्म ट्रंक। बट क्लास इंसेक्टा में हेड, thorax एंड एब्डोमेन आप स्पेसिफिकली सेग्रीगेटेड देखोगे, सेपरेटेड देखोगे, ठीक है। सो अब ये हेड, thorax एंड एब्डोमेन, ये 3 पार्ट्स हैं, 3 रीजन है। अगर आप इस डायग्राम की हेल्प से ही देखो तो हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज द हेड, ये हेड रीजन है जहाँ पे आई है, एंटीना है, एंड दिस रीजन यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, जिसको आप प्रोनोटम से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। प्रोनोटम, मिजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, ये 3 रीजन रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? थोरैक्सिक रीजन को, थोरैक्स को। The rest other segmented part it represents up to anal cerci, आप देख रहे हो, this is abdomen, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स हैं, पर ये पूरी बॉडी जो है ना, इट रिमेन्स कवर्ड विद हार्ड chitinous exoskeleton which remains brown in color। ये chitinous exoskeleton जो है वही एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो इनको एनवायरमेंट में सक्सेसफुली सस्टेन करने में हेल्प करता है। अगर इनकी बॉडी, अगर ये बहुत ही ज्यादा ड्राई एनवायरमेंट में है ना बेटा, तो इनकी बॉडी से एक्सोस्मोसिस मतलब वाटर जो है वो डिफ्यूज आउट होके बाहर नहीं जाएगा। अगर ये बहुत ज्यादा सॉल्ट कंडीशन में है तो सॉल्ट की वजह से भी इनकी बॉडी से पानी जो है वो बाहर नहीं जाएगा, तो मतलब इनकी बॉडी डिहाइड्रेट उस केस में नहीं करेगी। बाहर की एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो इनको इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि इनके ऊपर डेड स्केलेटन प्रेजेंट है, कि बॉडी के बाहर, ठीक है। तो बच्चे अब ये एक्सोस्केलेटन जो है वो उस पे प्रेजेंट रहते हैं, हमारे पास वो एक प्लेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो एक्सोस्केलेटन जो है उसमें हार्डेड प्लेट्स होती है जिसे स्क्लेराइड्स कहा जाता है। तो अगर स्क्लेराइड्स को ऊपर की तरफ देखोगे, डॉर्सल रीजन में देखोगे, वेंट्रल रीजन में देखोगे, दोनों तरफ प्लेट्स होती है। इस तरीके से प्लेट लाइक अरेंजमेंट होगा, एक प्लेट होगी, ठीक है, फिर दूसरी प्लेट होगी, इस तरीके से लाइन बाय लाइन जो है वो जुड़ी होंगी, ठीक है, ओवरलैप करती हुई। और दीज प्लेट्स रिमेन्स अटैच टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, जिसे आर्थ्रॉइडल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सो दीज प्लेट्स आर कॉल्ड एज स्क्लेराइड्स। बट डॉर्सली और वेंट्रली ये दोनों प्रेजेंट रहती है। डॉर्सल स्क्लेराइड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म यूज की जाती है, दैट इज टर्गाइड्स। एंड वेंट्रल प्लेट्स जो होती है, यानी कि फ्रंट प्लेट जो होती है, जो इनके बिल्कुल जमीन के साथ वाला जो पोर्शन होता है, वेंट्रल साइड,
उस प्लेट्स को कहा जाता है स्टर्नाइड्स। ठीक है, तो स्टर्नम से याद रख सकते हो, हमारे चेस्ट रीजन की जो बोन्स होती है, ठीक है, चेस्ट रीजन में स्टर्नम प्रेजेंट रहता है, तो स्टर्नल रीजन जो है उससे आप स्टर्नाइड्स याद रह सकते हो। बैक डॉर्सली साइड जो है वो टर्गाइड्स प्रेजेंट है। तो स्क्लेराइड्स को दो टर्म्स में रिप्रेजेंट किया गया है, टर्गाइड्स एंड स्टर्नाइड्स। टर्गाइड्स डॉर्सल है, स्टर्नाइड्स जो है वो वेंट्रल है, और वो सारे एक दूसरे के साथ पैक्ड है विद द हेल्प ऑफ आर्थराइडल मेम्ब्रेन। तो आर्थराइडल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट रहता है और इन सारे प्लेट्स को आपस में जोड़ता है। एंड दिस membrane is very thin and flexible in nature। ठीक है, बहुत ज्यादा थिन और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रहती है। सो हेड रीजन और हेड रीजन, थोरैक्स रीजन और एब्डोमेन रीजन में तीनों में प्रेजेंट रहती है। सर्टन एरियाज में आप देखोगे ये जो प्लेट्स होती हैं ये सेगमेंटेड होते हैं, थोड़ा सा फ्यूज्ड अरेंजमेंट में दिखेंगे। रेस्ट आपको बिल्कुल सेग्रीगेटेड प्लेट्स दिखेंगी, प्रॉपर लाइंस दिखेंगी, राइट। सो दिस इज अबाउट द बेसिक अरेंजमेंट। तो पूरा डिटेल में डील करने से पहले एक थ्योरेटिकल पोर्शन कर लेते हैं, क्योंकि हमें हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन के बारे में पूरा डिटेल करना है, राइट। सो चलिए पहले बात करते हैं हेड के बारे में। सो हेड जो है वो होता है ट्रायंगुलर इन शेप, ट्रायंगुलर शेप में रहेगा। इस तरीके से अगर मैं साइड में बनाऊं इसे, सो इस तरीके से आपको ट्रायंगुलर अरेंजमेंट दिखेगा हेड का। ये आगे इसकी आईज, यहाँ पे आपको ऐसे एंटीना दिख जाएगा इस तरीके से। साइड पोर्शन दिखाऊं तो हेड जो है वो इस तरीके से आपको दिखेगा हेड, और बॉडी का एक्सिस ऐसा रहेगा। ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी पोर्शन है, ये हेड रहेगा। सो हेड नियरली रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द बॉडी एक्सिस। ये बॉडी एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर रहता है। सो इस तरीके के अरेंजमेंट, इस तरीके का अरेंजमेंट जो है वो रहता है हमारे पास किसके केस में, कॉकरोच के केस में। सो देयर हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड इट रिमेन्स एट द राइट एंगल्स ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। ठीक है, और इनका हेड जो है इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। 6 सेगमेंट्स फ्यूज्ड हुए होते हैं, यानी कि इनका हेड रीजन जो है उसमें कितने सेगमेंट्स है, 6 सेगमेंट्स हैं। और 6 सेगमेंट्स कैसे हैं, फ्यूज्ड हुए हैं। ठीक है, फ्यूज्ड हो गए हैं, सेग्रीगेटेड नहीं है, सेपरेटेड नहीं है, फ्यूज्ड सेगमेंट्स है, राइट। तो 6 फ्यूज्ड सेगमेंट से हेड बना है विच इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड इट रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द बॉडी एक्सिस। उनका बॉडी जो है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे रहेगा, हेड परपेंडिकुलर रहता है, राइट। सो अब हेड रीजन के बाद हमारे पास क्या रहता है, थोरैक्सिक रीजन रहता है ना यहाँ पे, ये थोरैक्सिक रीजन है। थोरैक्सिक रीजन के बीच में ना यहाँ पे एक छोटा सा नेक रीजन भी होता है, ठीक है, डायग्राम में दिखाया नहीं गया। नेक रीजन होता है विच प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द हेड, जिसकी वजह से इनका हेड जो है वो बहुत फ्लेक्सिबली मूव कर पाता है। ठीक है, सो नेक रीजन रहेगा जो इनको थोरैक्स रीजन से जोड़ता है। ठीक है, so has neck region that it joins it to prothorax and provides flexibility। और जैसे मैंने देखा हेड रीजन में, जैसे हम देख रहे हैं हेड रीजन में आपके पास आईज दिख रही हैं, ठीक है, दे हैव कंपाउंड आईज, फिलिफॉर्म और थ्रेड लाइक एंटीना, वो भी प्रेजेंट रहता है हेड रीजन में। हेड रीजन में आप देख पाओगे आपके पास सिंपल आईज, कंपाउंड आईज और एंटीना रहते हैं। तो अगर आईज की बात करें, दे आर रिसेप्टर्स ऑफ लाइट, रिसेप्टर्स ऑफ लाइट है। और आई के स्ट्रक्चर जो है ना, आई जो है वो स्पेशल तरह का विजन क्रिएट करता है। स्पेशली कंपाउंड आइज की अगर हम बात करें तो स्पेशल तरह का विजन क्रिएट करता है जो नाइट में नियरली एक्टिव होगा, दैट इज मोज़ैक विजन। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो दे हैव अ पेयर ऑफ आइज एंड पेयर ऑफ एंटीना। एंटीना ऑल्फैक्टरी होते हैं, एनवायरमेंट के जितनी भी चेंजेस होती है, जितनी भी चीज आगे पड़ी है, कॉकरोच को पहचानना है कि उसका नेचर क्या है, केमिकल नेचर क्या है, वो ऑल्फेक्शन से पहचान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीना। ठीक है, सो क्या क्या फीचर्स अभी तक हमने पढ़े। ये ऑर्गेनिजम्स का हेड जो है इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स विद ट्रायंगुलर इन शेप, perpendicular to the body axis, has neck which attaches its head to the prothorax and provides flexibility। उसके बाद सेंसरी स्ट्रक्चर्स की बात करें, दे हैव कंपाउंड आईज, एंटीना। और अगर मैं थर्ड की बात करूं, इनके पास थर्ड जो है वो माउथ पार्ट्स भी हैं जिसमें सेंसरी रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे जो फूड को पहचानने में हेल्प करते हैं और टेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सो दे हैव बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। तो इनके माउथ पार्ट्स कैसे हैं,
जैसे अगर आप बहुत सारे इंसेक्टा की बात करोगे, अगर हम मॉस्किटो की बात करें तो मॉस्किटो के केस में बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप अरेंजमेंट नहीं है माउथ पार्ट्स का, सकिंग टाइप है, वो ब्लड को सक करता है, राइट। बट इनके केस में बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट है, विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स इंक्लूडिंग लेब्रम, द अपर लिप, ठीक है, पेयर ऑफ मैंडिबल्स, ठीक है, पेयर ऑफ मैक्सिले, लेबियम एंड हाइपोफेरिंक्स, ठीक है। ये अलग अलग पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। सो इसको स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये है डायग्राम जो रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट माउथ पार्ट्स को। इनफैक्ट आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देख पाओगे। सबसे पहले तो यहाँ पे ऑसिलस दिख रहा है, सिंपल आइज दिख रही है हेड रीजन में, कंपाउंड आइज दिख रही है। ये है एंटीना, ये एंटीना रीजन है आपके पास पूरा फिलीफॉर्म। और अगर आप एंटीना को देखो यहाँ पे एंटीनल सॉकेट्स में प्रेजेंट है, सो दीज आर एंटीनल सॉकेट्स, ठीक है, एंटीनल सॉकेट्स हैं जिसके अंदर एंटीना प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद ये रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स दे आर रिप्रेजेंटिंग माउथ पार्ट्स। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये है मैंडिबल विच रिमेन्स इन पेयर्स, ठीक है, ये मैंडिबल पोर्शन है, ये वाला पार्ट पूरा, ठीक है, मैंडिबल है। दिस इज द साइड व्यू। सो मैंडिबल, दिस इज द मैक्सिले, अगेन द पेयर्ड स्ट्रक्चर, द लैब्रम एंड द लेबियम। लेब्रम को अपर लिप एंड लेबियम को लोअर लिप कहा जाता है। हाइपोफेरिंक्स एक और स्ट्रक्चर है विच इज अ टंग लाइक स्ट्रक्चर। ये हाइपोफेरिंक्स जो है वो कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है एंड रिप्रेजेंट्स द टंग, और ये स्ट्रक्चर जो है रिमेन्स एनक्लोज्ड विद अदर माउथ पार्ट्स, जिसकी वजह से ये डायग्राम में नहीं दिखाया गया है। तो सेपरेटली अलग अलग स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, दैट इज लेब्रम, मैंडिबल। मैंडिबल में देखो आपको अलग अलग से रीजन्स है, ग्राइंडिंग रीजन है, इंसीजिंग रीजन है ना। उसके बाद वी हैव हाइपोफेरिंक्स, ये है हाइपोफेरिंक्स विच रिमेन्स विच इज अ टंग लाइक स्ट्रक्चर एंड हेल्प्स इन टेस्टिंग ऑफ फूड। लेबियम जो है इट हेल्प्स इन द होल्डिंग ऑफ फूड, राइट, सेंसिंग फूड एंड होल्डिंग ऑफ फूड। मैक्सिले जो है इट अगेन हेल्प्स इन द होल्डिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स, जब खाना खाया जा रहा है, च्यू हो रहा है, ग्राइंड हो रहा है उस टाइम पे। सो आप देख पाओगे इन स्ट्रक्चर्स का सेंसरी फंक्शन है, they have touch receptors, they have chemoreceptors to taste food, ठीक है। तो सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी हैं और एडिशनली ये खाना खाने में भी हेल्प करते हैं, फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करके उसको एनगल्फ करने में हेल्प करते हैं, राइट। सो दीज आर सम माउथ पार्ट्स जो कि हेल्प करते हैं कॉकरोच के डाइजेस्टिव प्रोसेस में, ठीक है। डाइजेस्टिव प्रोसेस में इसीलिए क्योंकि ये फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। So after this particular thing, now we'll move to the thorax region. Thorax region, it consists of three particular parts, that is prothorax, mesothorax and metathorax. This prothorax जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए टर्म भी है, जब वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन के साथ होता है उसको एक और टर्म के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज प्रोनोटम, ठीक है। तो डायग्राम में प्रोनोटम ही दिखाऊंगी मैं आपको। तो प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स तीन सेगमेंट्स रहेंगे और हर एक थोरैक्स में एक एक पेयर ऑफ लेग्स होगी, बट हमारे पास पेयर ऑफ विंग्स भी रहते हैं। प्रोथोरैक्स रीजन में कोई विंग अटैच नहीं होगा, बस मेसोथोरैक्सिक रीजन में होगा विंग अटैच, जिसे मेसोथोरैक्सिक विंग और टेगमिना कहा जाता है। और ये विंग जो होती है वो लेदरी और ओपेक होती है, फ्लाइट में कोई रोल नहीं होता इसका, ठीक है। और दूसरी जो पेयर ऑफ विंग होती है वो होती है मेटाथोरैक्सिक रीजन में, फर्स्ट वाली मेसोथोरैक्सिक में, सेकेंड वाली मेटाथोरैक्सिक में। मेसोथोरैक्सिक विंग जो होती है इट इज कंपैरेटिवली ओपेक एंड लेदरी एंड डू नॉट प्लेज एनी रोल इन केस ऑफ इन टर्म्स ऑफ फ्लाइट। बट अगर हम मेटाथोरैक्सिक विंग की बात करें, इट इज द मेन विंग्स जो कि फ्लाइट में हेल्प करते हैं, ठीक है। इट इज मेनली इन्वॉल्व इन द फ्लाइट प्रोसेस। तो सेकेंड पेयर जो है इट इज अ मेटाथोरैक्सिक विंग विच इज मेनली इन्वॉल्व इन द फ्लाइट प्रोसेस। तो मेसोथोरैक्सिक विंग फिर क्यों प्रेजेंट होती है? तो अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखो तो वी हैव दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट, द टेगमिना, ठीक है, वही ओपेक विंग और लेदरी विंग। ये विंग जो है आपको थोड़ा सा लंबा दिख रहा है एंड दिस इज द हाइंड विंग विच इज अ मेटाथोरैक्सिक विंग, राइट। तो टेगमिना जो है जब ये पैक्ड होते हैं ना एक दूसरे के साथ, तो हाइंड विंग जो है वो नीचे आ जाती है और टेगमिना जो है यानी कि मेसोथोरैक्सिक विंग जो है वो ऊपर आ जाती है उसकी वजह से। तो हाइंड विंग जो है वो बहुत ज्यादा मेम्ब्रेनस और बहुत पतली होती है, जिसकी वजह से उसके रप्चर होने के चांसेस होते हैं।
तो टेगमिना जो है वो लेदरी विंग जो है वो हेल्प करती है इसी हाइंड विंग की, इसी मेटाथोरैक्सिक विंग की प्रोटेक्शन में, ठीक है। सो मेनली फंक्शन टेगमिना का है प्रोटेक्शन का टू द हाइंड विंग, बट हाइंड विंग जो है वो फ्लाइट लेता है, ठीक है। चलिए, सो ये है हमारे पास अरेंजमेंट, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसमें केस में प्रोनोटम है, मिजोथोरैक्स है, मेटाथोरैक्स है, और तीनों रीजन में आपको दिख रही है प्रोथोरैक्सिक लेग, मिजोथोरैक्सिक लेग एंड मेटाथोरैक्सिक लेग। इस साइड भी है, बट यहाँ पे आपको इस पोर्शन में लेबलिंग नहीं किया गया, और इस पोर्शन में आपको विंग्स एक्सपैंड करके दिखाया गया, ठीक है, राइट साइड में। सो यहाँ पे पेयर ऑफ लेग्स है हर एक सेगमेंट के साथ, बट विंग्स जो है वो प्रोथोरैक्सिक रीजन के साथ अटैच नहीं होंगी, बल्कि मिजोथोरैक्सिक और मेटाथोरैक्सिक रीजन में ही आपको विंग्स मिलेंगी इन केस ऑफ कॉकरोच, ठीक है। चलिए, सो ये है थोरैक्सिक रीजन के बारे में। रेस्ट जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है एब्डोमेन। इस एब्डोमेन रीजन में आपको 10 सेगमेंट्स दिखेंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, 10 सेगमेंट्स दिखेंगे। और एब्डोमेन के एंड में एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, एनल सर्साई, ये सेंसरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेंसरी स्ट्रक्चर है, एनवायरमेंट में टच को रिसीव करने में ही हेल्प करता है, ठीक है। सो एनल सर्साई मेल और फीमेल दोनों में होगा, ठीक है। तो इसे कॉमनली इस केस में रिप्रेजेंट किया गया। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये डायग्राम जो है वो कहीं ना कहीं फीमेल कॉकरोच को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे एक एडिशनल स्ट्रक्चर नहीं है जो मेल्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो फिलहाल इस डायग्राम में एब्डोमेन रिप्रेजेंट किया गया है, विच इज ऑफ 10 सेगमेंट्स, 10 सेगमेंट्स से बना हुआ है, और एनल सर्साई जो है वो मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट रहता है एज अ सेंसरी स्ट्रक्चर, ठीक है। सो चलिए बात करते हैं थोड़ी और चीजों के बारे में अबाउट एब्डोमेन। सो एब्डोमेन जो है इट इज कंसिस्टेड ऑफ 10 सेगमेंट्स। दोनों ही सेक्सेस में एनल सर्साई प्रेजेंट रहता है, विच इज अगेन जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर, जॉइंटेड अपेंडेज है ये भी, ठीक है, जॉइंटेड स्ट्रक्चर है। ऑर्थ्रोपोडा की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ऑर्थ्रो मींस जॉइंटेड, पोडा मींस अपेंडेजेस, ठीक है। सो जॉइंटेड अपेंडेजेस रहते हैं, जिसमें से एनल सर्साई अगेन एक जॉइंटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। बट एब्डोमेन की बात करें तो मेल और फीमेल में कुछ बेसिक डिफरेंसेस भी हैं। लेट्स फर्स्ट डील विद द फीमेल थिंग। तो फीमेल थिंग केस में अगर देखोगे ना, तो सबसे पहली पहचान जो है फीमेल को पहचानने की वो ये कि फीमेल के केस में क्या होता है, 7 सेगमेंट जो है वो नियरली बोट लाइक होता है, एंड 8 और 9 सेगमेंट जो है वो नियरली इसके साथ फ्यूज्ड ही होते हैं, बहुत छोटे छोटे से दिखेंगे, नियरली फ्यूज दिखेंगे 8 और 9 सेगमेंट फीमेल के केस में। सो मेल के केस में ऐसा नहीं होता, उसके केस में 7 सेगमेंट बोट शेप नहीं होता मेल के केस में, और 8 और 9 सेगमेंट नियरली फ्यूज नहीं दिखते। बट फीमेल और मेल में ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है उन्हें पहचानने का। तो आप देख सकते हो मेल और फीमेल के केस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, उनको पहचाना जा सकता है मॉर्फोलॉजिकली देखकर, ठीक है। सो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में बात करें, जैसे मैंने कहा 7 स्टर्नम इज बोट शेप स्टर्नम, ठीक है, वेंट्रल रीजन की बात हो रही है, whereas 8th and 9th sterna combines with 7 sterna to form genital pouch. It is a part of reproductive system, female reproductive system, जो हम आगे डील करने वाले हैं, ठीक है। और एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट रहता है फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर एंड कोलेटरल ग्लैंड्स की ओपनिंग, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है, ये नेम्स जो है अभी आप फेमिलियर हो जाओगे जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे, तो फिर हम दोबारा इन टर्म्स के बारे में बात करेंगे उस पर्टिकुलर पोर्शन में। तो फिलहाल याद रखेंगे फीमेल के केस में 7 स्टर्नम जो है इट रिमेन्स बोट शेप विद 8 and 9 sternum, it's nearly fused with the 7th sternum and they combinedly forms a genital pouch or represents a genital pouch, जिसके एंटीरियर पोर्शन पे आपको दिखेंगे फीमेल गोनोपोर की ओपनिंग, स्पर्मेथिकल पोर दिखेगा, और हमारे पास कोलेटरल ग्लैंड्स जो है उनकी ओपनिंग दिखेगी, ठीक है। एंड इन केस ऑफ मेल्स के केस में जेनिटल पाउच जो है वो कवर्ड रहता है डॉर्सली बाय 9th and 10th टर्गम, ठीक है, टर्गम की बात हो रही है, डॉर्सली, ठीक है, एंड वेंट्रली बाय 9th स्टर्नम, वेंट्रली सिर्फ 9th स्टर्नम से कवर्ड रहेगा, डॉर्सली 9th और 10th टर्गम से कवर्ड रहेगा। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन इन केस ऑफ मेल्स, अगर हम सेगमेंट के बेसिस पे मेल और फीमेल को रिकॉग्नाइज करना चाह रहे हैं तो। रेस्ट वी हैव अदर फीचर एज वेल। मेल के केस में आपको एडिशनल फीचर मिलेगा, मेल्स जो है दे bears a pair of short thread like anal styles,
एनल स्टाइल्स होते हैं जो इनको कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। तो कॉपुलेटरी प्रोसेस के दौरान एनल स्टाइल्स हेल्प करते हैं मेल्स की टू होल्ड फीमेल। ठीक है, ये एनल स्टाइल्स जो है वो फीमेल में प्रेजेंट नहीं होते एंड दीज आर सेंसरी नेचर अगेन। ठीक है, जॉइंटेड नहीं होते ये स्ट्रक्चर्स, जॉइंटेड जो है वो एनल सर्साई होते हैं, एनल स्टाइल्स नहीं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। एडिशनली बोथ सेक्सेस हैव डोर्सल एनस, मेल के केस में वेंट्रली मेल जेनिटल पोल रहेगा और गोनापोफाइसिस रहेगा। ठीक है, कुछ चीजें हैं, कुछ टर्म्स जो हैं अभी आप फेमिलियर नहीं हो रहे, गोनापोफाइसिस, स्पर्मेथिकल पोर, कोलैटरल ग्लैंड्स, ये सारे टर्म्स जो हैं अभी आप फेमिलियर हो जाओगे जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है डील करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में बात करते हैं इन सारी टर्म्स के बारे में। तो अभी तक हमने क्या बात की, हमारे पास कॉकरोच में क्या है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन है, जिसमें से कॉकरोच के हेड रीजन में हाइड रीजन जो ट्रायंगुलर रहता है, बॉडी के परपेंडिकुलर रहता है, और उसके बाद 6 फ्यू सेगमेंट से बना होता है। ऑसिलाई यानी कि सिंपल आइज, कंपाउंड आइज, एंटीना और माउथ पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। लेब्रम, लेबियम, पेयर ऑफ मैक्सिले, पेयर ऑफ मैंडिबल एंड हाइपोफेरिक्स रहेगा अगर हम माउथ पार्ट्स की बात करें। उसके बाद थोरैक्सिक रीजन में प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स 3 सेगमेंट्स रहते हैं विद ईच सेगमेंट हैज अ पेयर ऑफ लेग्स एंड मेसोथोरैक्सिक और मेटाथोरैक्सिक रीजन हैज अ पेयर ऑफ विंग्स, जिसमें से मेसोथोरैक्सिक विंग लेदरी और ओपेक होती है और मेटाथोरैक्सिक विंग क्या होती है, मेम्ब्रेनस होती है, जो फ्लाइट में हेल्प करती है। एब्डोमेन हैज 10 सेगमेंट्स विद सम बेसिक डिफरेंसेस इन केस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। फीमेल्स के केस में बोट शेप्स स्टर्नास रहते हैं, 7 स्टर्ना रहते हैं विद 8 and 9 segment fused to it, nearly fused to it to form genital pouch। और अल्टीमेटली मेल के केस में भी जेनिटल पाउच होता है विच इज कवर्ड डॉर्सली बाय 9th and 10th terga and ventrally by 9th sterna। और मेल के केस में एडिशनल एनल स्टाइल्स होते हैं, एनल सर्साई जो है वो मेल और फीमेल दोनों में पाए जाएंगे। सो दिस इज अबाउट द मॉर्फोलॉजी इन केस ऑफ पेरिप्लेनेटा अमेरिका। ठीक है, सो बहुत सारी चीजें हैं मॉर्फोलॉजी में ही, देखो बहुत सारी चीजें हैं जो डील करने वाली है ना। सेगमेंट्स भी याद रखने हैं, स्टर्नास, स्टरगाइड्स कौन कौन से हैं, कलर, और उसके बाद आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, एवरीथिंग यू नीड टू रिमेंबर। धीरे धीरे करके डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे, जितना डायग्राम अगेन विजुअलाइज करेंगे, डायग्राम की हेल्प से स्टडी करेंगे, उतना इजी होगा आपके लिए लर्न करना। ठीक है, सो डायग्राम हमेशा माइंड में रखना है, डायग्राम हमेशा हेल्प करती है। ठीक है, और एंड डायग्राम जो है वो एक फोटो या पिक्चर नहीं होती, इट्स जस्ट रिप्रेजेंटेशन विद लेबलिंग। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन वो चाहे सिर्फ मार्जिन्स हो, चाहे वो कलर्ड फॉर्म में हो, चाहे वो शेडेड फॉर्म में हो, कोई भी फॉर्म हो, बस लेबलिंग होनी चाहिए और प्रॉपरली विजुअलाइज करने के लिए स्ट्रक्चर्स और पार्ट्स होने चाहिए जो आप लेबल कर रहे हो। ठीक है, सो डायग्राम को अच्छे से समझ के दिमाग में रख के आप स्टडी करेंगे। फाइन, चलिए, सो ये है मॉर्फोलॉजी के बारे में, मॉर्फोलॉजी हमने पूरा डील किया और अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट एनाटॉमी पे। ठीक है, एनाटॉमी में अलग अलग सिस्टम्स हैं, सारे सिस्टम्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है। ठीक है, और उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास कॉकरोच। ठीक है, तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पे फोकस करते हैं। डाइजेस्टिव, सबसे पहले खाना जरूरी होता है, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले डील किया जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसमें 2 पार्ट्स रहते हैं, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल जहाँ पे फूड पास होगा, फूड अल्टीमेटली डाइजेस्ट करने के लिए जगह होगी, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, बट इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है यानी कि एलिमेंट्री कैनाल है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पर्टिकुलर रीजन्स, दैट इज फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। तो सबसे पहले मैं डायग्राम का हेल्प लूंगी, फिर मैं थ्योरी पे आती हूँ। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले यहाँ पे बात करूं, आपको फेरिंग से जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये गिजार्ड तक है ना, ये स्ट्रक्चर्स जो है, ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है फोरगट। आप देख रहे हो यहाँ पे फेरिंग्स रीजन है, सेलिवरी ग्लैंड्स और सेलिवरी रिजर्वायर है जो ओपन हो रहे हैं यहाँ पे, इसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, ये पार्ट जो है वो फोरगट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हिपैटिक सीके हैं, और उसके बाद शुरू हो गया मिडगट। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन किया गया अबाउट मिडगट, जिसे मिजेंट्रॉन भी कहा जाता है। तो हिपैटिक सीके जो है फोरगट और मिडगट के जंक्शन में है,
और उसके बाद मिडगट खत्म होते ही मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर आ रहे हैं. अगेन आप कह सकते हो मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन में है, एंड हाइंडगट इज रिप्रेजेंटेड बाय इलियम कॉलन एंड रेक्टम, और अल्टीमेटली रेक्टम ओपन हो रहा है. ठीक है, सो एक एक करके इन स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ बेसिक फीचर्स जानते हैं, बेसिक चीजें जानते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं फोरगट के बारे में. फोरगट जो है वो स्टार्ट होता है माउथ की ओपनिंग के साथ, and it ultimately leads into short tubular pharynx which also receives the secretion of salivary glands. यहाँ पे salivary glands आपको दिख रहे हैं. salivary glands के साथ salivary reservoir भी है. ये secretion करते हैं for the digestion of food, यानी कि जब food की biting हो रही है, chewing हो रही है, digestion का process जो है वो nearly start होने लग जाता है. ठीक है, वहीं से. चलिए, so mouth के बाद we have short tubular pharynx and it ultimately leads into narrow esophagus. pharynx के बाद esophagus आ जाता है, और esophagus के बाद आ जाता है crop, जो कि large dilated structure है जो store करता है food को, and this crop ultimately leads to gizzard, जिसे proventriculus भी कहा जाता है. ठीक है, सो क्या क्या बात की? माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप और गिजार्ड. ठीक है, सो यही डायग्राम में मेंशन किया गया था. ठीक है, सो डायग्राम में फेरिंग्स के बाद माउथ यहाँ पे दिखाया नहीं गया, माउथ पार्ट्स हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं. It leads to esophagus, ultimately crop, which is a sac-like dilated structure for the storage of food. And not only storage of food, यहाँ पे digestion भी proceed हो रही होती है with the help of salivary secretion. ठीक है, and gizzard ultimately. Digestion जो है इतनी efficient नहीं होती है इस particular stage में, क्योंकि chewing और biting थोड़ी बहुत हो गई होती है, लेकिन further mashing of food जो है वो required होता है. ठीक है, तो अभी तक food जो है वो digestion स्टार्ट जरूर हो गई होती है, अगेन एफिशिएंट लेवल पे नहीं. तो गिजार्ड में अब फूड पहुंचेगा. तो गिजार्ड की बात करें तो उसके साथ जुड़े कुछ फीचर्स हैं. ठीक है, आप देख रहे हो छोटा सा स्ट्रक्चर है ऑल्दो, बट इसके साथ कुछ फीचर्स जुड़े हैं जो बहुत एडवांस्ड है, जो डाइजेशन प्रोसेस में बहुत हेल्प करता है. ठीक है, सो गिजार्ड जो है इट हैज आउटर थिक लेयर ऑफ सर्कुलर मसल्स. थिक लेयर ऑफ सर्कुलर मसल मतलब कॉन्ट्रैक्शन होने वाली है. स्टमक भी कितना मस्कुलर है, चर्निंग एक्शन स्टमक शो करता है, फूड को स्टोर भी करता है. सो इसके केस में इनर क्यूटिकल लाइनिंग होती है जो कि बनाते हैं 6 काइटिनस प्लेट्स, जिसे टीथ कहा जाता है. तो मतलब मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इंटरनल 6 टीथ लाइक स्ट्रक्चर है. वे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, टीथ लाइक स्ट्रक्चर जो है फूड को मैश करने में हेल्प करेगी. तो क्रॉप से धीरे धीरे जब फूड आ रहा होता है उसकी मैशिंग होती है, उसकी चर्निंग होती है. तो ठीक है, फूड पार्टिकल्स इस पर्टिकुलर एरिया में ग्राइंड होते हैं. तो मतलब जो थोड़ी बहुत डाइजेशन शुरू हुई थी वो तो हो ही गई. ठीक है, अल्टीमेटली जब गिजार्ड में फूड डाइजेस्ट वो चर्न होगा, ठीक है, ग्राइंड होगा, उसके बाद एक्चुअल डाइजेशन स्टार्ट होती है. ठीक है, जिसमें कंप्लीट फूड डाइजेशन हो जाएगा. ठीक है, सो ये है हमारे पास फोरगट के बारे में. सो अल्टीमेटली हम पहुंचते हैं मिडगट, जिसे मिजेंट्रॉन भी कहा जाता है, जिसमें फर्दर डाइजेशन प्रोसेस होता है. डाइजेशन प्रोसेस और अल्टीमेटली थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन भी होगा, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन भी मिडगट में शुरू हो जाएगा. ठीक है, सो अब डाइजेशन किसकी हेल्प से होती है? यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हो, हिपेटिक सीके विच इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट. तो ये सिक्रीशन करते हैं, ये ट्यूब्यूल्स जो है वो सिक्रीशन करते हैं मिडगट में और फर्दर फूड की डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं. सो मिडगट इज अ साइट ऑफ मेन साइट यू कैन से ऑफ डाइजेशन. तो डाइजेशन यहाँ पे हो रही है क्योंकि हिपेटिक सीके जो है दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस. इनफैक्ट वॉल से भी डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है these structures have hepatic और gastric सीके, जो कि 6 to 8 blind tubule structures है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं. एंड अल्टीमेटली जब ये मिडगट एंड होता है ना, एंड होने के पोर्शन में मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं which are thin filamentous structures, 100 to 150 येलो कलर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनका डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता. ये हिपैटिक सीके फोरगट और मिडगट के जंक्शन में थे, इनका डाइजेशन में रोल है. लेकिन ये मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन में है, इनका रोल है एक्सक्रीशन में, डाइजेशन में कोई रोल नहीं है इनका. ठीक है, ये क्या करते हैं आप देख रहे हो ना, ये भी ब्लाइंड एंड ट्यूब्यूल्स है. ये क्या कर रहे हैं, ये हेमोलिम्फ की यानी कि इनकी बॉडी कैविटी की तरफ स्प्रेडेड है.
स्प्रेडेड एयर क्या करता है, ब्लड से ना नाइट्रोजनस वेस्ट को, एक्सक्रीटरी वेस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं, यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं और अल्टीमेटली इलियम में डाल देते हैं, यानी कि हाइंड गट में डाल देते हैं उस वेस्ट को, यूरिक एसिड को, और वो यूरिक एसिड जो है वो वेस्ट के साथ बाहर निकल जाता है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट के साथ। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को ही यूज किया जा रहा है एज एन एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट। ठीक है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। सो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स जो है 100 और टू 150 होते हैं इन नंबर, येलो कलर के होते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट, एंड जैसे मैंने कहा दे आर एक्सक्रीटरी इन फंक्शन, ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, रेस्ट इफ विल टॉक अबाउट द हाइंड गट जो है वो मिड गट से ब्रॉडर होता है एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम, कॉलन एंड रेक्टम, एंड रेक्टम जो है वो अल्टीमेटली फूड को पास कर देता है थ्रू एनएस। तो मतलब हमारे पास हाइंड गट में भी थोड़ी बहुत एब्जॉर्प्शन होती है वाटर वगैरह की। ठीक है, बट मेन साइड जो है वो मिड गट देखा आपने, हेपेटिक सीके भी डाइजेशन कर रहा है, सेलिवरी सिक्रीशन की हेल्प से भी डाइजेशन हो रही है, लेकिन मेन चर्निंग एक्शन जो है वो गिजार्ड में होगा। फाइन, सो दिस इज अबाउट द डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर। फूड जो है वो माउथ से एंटर करेगा और अल्टीमेटली पास हो जाएगा एनस से, तो रेक्टम जो है वो अल्टीमेटली एनस से ओपन हो रहा है, एनस इज द ओपनिंग ऑफ रेक्टम। ठीक है, चलिए, सो ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अल्टीमेटली हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट सिस्टम के बारे में, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो है ओपन टाइप, यानी कि इनके केस में क्या होगा, कैपिलरीज नहीं होंगी। आर्टरीज जो है इस तरीके से, बॉडी कैविटी है ना, इसमें टिश्यूज ऑर्गन्स आ रहे हैं। ठीक है, बॉडी कैविटी ले रहे हैं, यानी कि मैंने क्रॉस सेक्शन लिया है बॉडी का, यानी कि सिलेंड्रिकल बॉडी है ना, तो क्रॉस सेक्शन लिया। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन अगर देखें तो एक कैविटी है, तो कैविटी में क्या है, आर्टरी आ रही है। ठीक है, सो आर्टरी जो है इस तरीके से ब्लड पहुंचा रही है कैविटी में, और अल्टीमेटली तो ये आगे वेन्स, ठीक है, जो कि ब्लड को रिसीव करेंगे। ठीक है, सो अब बीच में टिश्यूज है, तो ब्लड क्या होगा, ब्लड जो है वो बीच में सारा इकट्ठा होगा, टिश्यूज के कांटेक्ट में आएगा और डायरेक्टली एक्सचेंज करेगा ब्लड को। तो ये कैविटी जो है इट रिमेन्स ब्लड फिल्ड ऑलवेज। तो ये कैविटी जो है इसको कहा जाता है, क्योंकि जो ये कैविटी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे सिलोम को, यहाँ पे ऑर्गन्स अकोमोडेट हुए हैं बेटा। तो ये सिलोम जो है इट रिमेन्स ब्लड फिल्ड। ठीक है, तो जब ट्रू कैविटी जो होती है, ऑर्थोपोडास जो है उनके पास ट्रू सीलोम होता है, तो ये ट्रू कैविटी जब भी ब्लड फिल्ड होती है, ब्लड फिल्ड कैविटी होती है, उसे हेमोसील कहा जाता है। हेमो रिप्रेजेंट ब्लड एंड सील मींस कैविटी। सो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, जिसके केस पे ब्लड जो है वो फिल्ड रहता है ट्रू सीलोम में, ट्रू कैविटी में, जिसकी वजह से इनके कैविटी को हेमोसील कहा जाता है। और इनके केस में विसरल ऑर्गन जो है इट रिमेन्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लड। जितना भी एक्सचेंज होता है, चाहे वो वेस्ट का हो, चाहे वो न्यूट्रिशन का हो, वो सारा जो एक्सचेंज होता है ना, वो होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, कैपिलरीज बीच में इन्वॉल्व नहीं होती है बेटा। ठीक है, चलिए, सो अब हमारे पास हेमोलिम्फ की बात करें तो इनके केस में जो पिगमेंट होता है वो प्लाज्मा में नहीं होता, कलरलेस प्लाज्मा रहता है। क्योंकि इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसका रीच बहुत अच्छा है, वो इतना एफिशिएंट है कि टिश्यूज के हर पार्ट तक डायरेक्टली पहुंच जाता है। तो इसीलिए ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए ये किसी भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट का हेल्प नहीं ले रहे हैं। ठीक है, सो कलरलेस प्लाज्मा रहता है विद हेमोसाइट्स, यानी कि ब्लड सेल्स, राइट। एंड इनके केस में जो हार्ट रहता है इट रिमेन्स 13 चैम्बर, और इनके केस में क्या रहते हैं, फनल शेप चैम्बर्स रहते हैं, जिन्हें ऑस्टिया कहा जाता है। अब ये 13 चैम्बर्ड, अगर आप सरफेस व्यू देख रहे हो, अपर व्यू देख रहे हो, यहाँ पे चैम्बर्ड हार्ट बताया गया, आप देख रहे हो ना किस तरीके से है। अब हमारे पास 13 चैम्बर्स है, उसके साथ मसल्स अटैच्ड है। तो इन चीजों के बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है, जब भी ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर एंटर करता है पंप करने के लिए, वो ब्लड फ्लो जो है वो एंटीरियर से पोस्टीरियर रीजन में नहीं, पोस्टीरियर से एंटीरियर, यानी कि जो डायरेक्शन होगा ना ब्लड मूवमेंट का, वो इस डायरेक्शन में होगा हार्ट में। तो क्या होता है, जब ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर आता है ना, तो एंटीरियर आयोटा की हेल्प से सबसे पहले हेड साइनस में जाता है, हेड कैविटी में जाता है, और बाकी पार्ट्स में जाता है। फिर
जितनी भी चीजें, जितना भी एक्सचेंज होना हो, ठीक है, और फिर अल्टीमेटली वो ब्लड हार्ट में आ जाता है। तो हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि ब्लड को पंप करता है पोस्टीरियरली टू एंटीरियरली, और विद द हेल्प ऑफ फैन लाइक मसल्स विच आर कॉल्ड एज एलरी मसल्स। एलरी मसल्स आर फैन लाइक मसल्स जो हार्ट की यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। तो फैन लाइक मसल्स होते हैं ये, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन इसी पे बेस्ड होती है। थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देने के लिए मैं साइड व्यू बना रही हूँ। सो इफ दिस इज एन एंटीरियर आयोटा, मैं कुछ ही चैम्बर्स बनाऊंगी। एंटीरियर आयोटा थोड़ा सा क्लियर बनाती हूँ। सो ये एंटीरियर आयोटा है, ये फर्स्ट चैम्बर है हार्ट का, ठीक है। तो साइड व्यू में अगर आप देखोगे ना, आपको ये छोटे छोटे होल्स दिखेंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे होल्स जो है ये हेल्प करते हैं ब्लड को अंदर जाने में हार्ट के। तो इस तरीके से चैम्बर बाय चैम्बर जो है वो हार्ट एक्सटेंड होता रहता है। तो जो लास्ट चैम्बर होगा ना वो क्लोज्ड होगा, ठीक है। लास्ट चैम्बर जो होगा वो क्लोज्ड होगा। अल्टीमेटली इस तरीके से क्या होता है, ब्लड जो है वो क्या करेगा, इस टाइप जब एलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इन ऑस्टिया की हेल्प से ब्लड जो है वो एंटर करता है हार्ट में। तो इफ ये आ गया हेड साइनस, अगर कॉकरोच का ये अगर बॉडी है, ठीक है। हार्ट जो है वो बिल्कुल डॉर्सली प्रेजेंट रहता है बेटा, ठीक है, डॉर्सली प्रेजेंट रहता है। इनकी बॉडी में कैविटीज होती है, ये कैविटी रहेगी, ये कैविटी रहेगी, ठीक है। सो हेड हार्ट जो है बिल्कुल डॉर्सली प्रेजेंट है। इस कैविटी में, यानी कि सेकेंड वाली कैविटी में डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पास करेगा, ठीक है। यहां से नर्वस सिस्टम पास करेगा, न्यूरल साइनस है ये, ठीक है। और ये आ गया हेड साइनस, हेड कैविटी। तो क्या होता है, जब भी हमारे पास क्या होता है, ब्लड बॉडी में जाता है, तो क्या करती है बॉडी जो है इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करती है विद द हेल्प ऑफ सम मसल्स, जो कि स्टर्न और टर्गम दोनों के साथ जुड़े होते हैं, वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो बॉडी इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो ब्लड जो है वो सारी कैविटी से इकट्ठा होके चला जाता है इस तरीके से। कैविटीज जो है वो पोरस मेम्ब्रेन से सेपरेटेड रहती है, तो हार्ट के अंदर इन पोर्स के थ्रू चला जाता है। फिर एलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड आगे आगे मूव करना शुरू कर देता है। फिर एंटीरियर आयोटा से ब्लड बाहर निकलेगा, हेड रीजन में जाएगा, इन साइनसिस में जाएगा। फिर स्टर्नम और टर्गम वाले मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और अल्टीमेटली ब्लड फिर से ऑस्टिया से चला जाएगा हार्ट के अंदर और अल्टीमेटली दोबारा पंप होगा। तो पोस्टीरियर से एंटीरियर रीजन, ठीक है। सो इस तरीके से मूवमेंट होता है। और याद रखेंगे सबसे ऊपर 3 कैविटीज हैं, ठीक है। सो 3 कैविटीज हैं बॉडी में इस तरीके से। हेड आ गया, ये मैं थोड़ा सा और क्लियर डायग्राम बना रही हूं आपके ईज के लिए, ठीक है। अगर ये हेड रीजन है, ये बॉडी आ गई, ठीक है। सो 3 हेड रीजन तो है ही है, ठीक है, हेड साइनस तो है ही है। ये वाला रीजन हार्ट के लिए है, ये वाली कैविटी। ये फिर पोरस मेम्ब्रेन आ गई, ठीक है। उसके बाद ये आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम, यहां से पास करेगा और यहां से नर्वस सिस्टम पास करेगा, ठीक है। और जो मसल्स मैं बता रही हूँ ना, वो यहां से यहां तक जुड़े होते हैं स्टर्नम और टर्गम के साथ, ठीक है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जितना भी ब्लड नर्वस एरिया में, डाइजेस्टिव एरिया में आया होगा ना, वो सारा ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, यानी कि हार्ट के पास पहुंचेगा और अल्टीमेटली हार्ट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से मूवमेंट होती है। वैसे तो बहुत डिटेल्ड प्रोसेस है, दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन और सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन जो आपको ईज कर सकता है, बता सकता है कि किस तरीके से एक्चुअली मूवमेंट होती है ब्लड की। जब हार्ट के अंदर ब्लड पहुंचती है तो एलरी मसल्स, फैन लाइक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि ब्लड आगे मूव करे एंटीरियर आयोटा की तरफ, ठीक है। सो दिस इज द एक्चुअल अरेंजमेंट और एक्चुअल पैसेज ऑफ ब्लड इन केस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। चलिए, सो दिस इज अबाउट द सर्कुलेटरी अरेंजमेंट। याद रखेंगे रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, इनका रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर बहुत एफिशिएंट है, जो कि इनके केस में गैसेस को आगे पहुंचा लेता है, ठीक है। So let's talk about the respiratory structure. So respiratory system जो है consist of 10 pair of lateral openings. 10 pair of lateral openings जिसे spiracles कहा जाता है. So cockroach की बॉडी के साइड पे देखोगे ना, लेटरल साइड,
डोर्सल हो गया, वेंट्रल हो गया, तो साइड्स में देखोगे तो साइड्स जो है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, 10 पेयर्स होते हैं टोटल, ठीक है। तो 10 पेयर्स ऑफ पोर्स होते हैं जिन्हें स्पिरेकल्स कहा जाता है, जिसके अंदर क्या जाती है, एयर जाती है। और ऐसा ही नहीं कि स्पाइरेकल्स जो है दे आर गाइडेड बाय वॉल्स, ठीक है, उनमें वॉल्स होते हैं। सो थोड़ा सा डायग्राम का रेफरेंस लेते हैं। सो इस तरीके से स्पिरेकल है, ओपनिंग है जो लेटरल साइड ओपन होता है, इस तरीके से इनमें वाल्व्स की ओपनिंग होती है, फ्लैप्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये स्पाइरेकल हो गया, स्पिरेकल। और अल्टीमेटली स्पिरेकल क्या करेगा, फर्दर एक्सपैंड करता है इनटू ब्रांच, फर्दर ब्रांचेस, जिन्हें ट्रैकिया कहा जाता है। तो स्पिरेकल्स जो है वो फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, जिसे ट्रैकिया कहा जाता है, ठीक है। अल्टीमेटली ट्रैकिया जो है फर्दर एक्सटेंड होते हैं और छोटी छोटी ट्यूब्स में एक्सटेंड कर जाते हैं, जिन्हें ट्रैक्यूल्स कहा जाता है। और इस तरीके से ट्रैक्यूल्स होते हैं जो कि टिश्यू के अंदर अल्टीमेटली एंटर कर जाते हैं बेटा, ठीक है। इस तरीके से टिश्यू के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो टिश्यू में एक्सटेंडेड होते हैं इस तरीके से। ये टिश्यू है, ठीक है। सो टिश्यू में प्रेजेंट एंटर कर जाते हैं एंड दीज पर्टिकुलर ट्रैक्यूल्स रिमेन्स फिल्ड विद टिश्यू फ्लूइड। तो जितनी भी गैस ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड होती है पहले इस टिश्यू फ्लूइड में डिसॉल्व होती है, फिर अल्टीमेटली बाहर की तरफ एक्सचेंज होती है, ठीक है। सो दिस ट्रैक्यूल्स रिमेन्स विद टिश्यू फ्लूइड। सो अगर आप खुद ही देखो, जब एक गैसेस जो है वो डायरेक्टली ट्यूब्स की हेल्प से, टिश्यू फ्लूइड की हेल्प से डायरेक्टली जब पहुंच रही है टिश्यू के पास, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट की क्या जरूरत है। सो हमारे पास ट्रैकिया है, ट्रैक्यूल्स हैं, ठीक है। तो स्पाइरेकल्स जो हैं वो अल्टीमेटली ओपनिंग है, ठीक है, जो गाइडेड है वॉल से, ठीक है, वॉल से गाइडेड रहती है। अल्टीमेटली दिस स्पाइरेकल्स अल्टीमेटली गेट डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस, जिसे ट्रैकिया कहा जाता है। एंड फर्दर दिस ट्रैकिया गेट्स मोर डिवाइडेड, मोर सेग्रीगेटेड इनटू ट्रैक्यूल्स। और ये ट्रैक्यूल्स जो है वो टिश्यू में एंटर करते हैं और वहीं से एक्सचेंज करवाते हैं पूरे गैसेस को, ठीक है। सो इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट होता है। और स्पिरेकल्स का नंबर 10 पेयर्स, ठीक है। सो यही बताया गया है पूरे अरेंजमेंट में। सो ultimately it opens into a network of trachea which is further subdivided into tracheoles, और ये हेल्प करते हैं डायरेक्टली एक्सचेंज ऑफ गैसेस में विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन होता है टिश्यू फ्लूइड और अल्टीमेटली टिश्यूज के बीच में, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। सो डाइजेस्टिव सिस्टम कर लिया हमने, सर्कुलेटरी सिस्टम कर लिया और रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया। नाउ विल फर्दर मूव टू द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। सो ये ऑर्गेनिजम्स जो है ये है यूरिकोटेलिक, यानी कि यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं। फ्रॉग यूरियोटेलिक है, ह्यूमन यूरियोटेलिक है, ठीक है। बट कॉकरोच जो है इट्स यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड सिक्रीट एक्सक्रीट करता है। एक्सक्रीट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैल्फिजियन टिब्यूल, जो हमने बात की डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। मैल्फिजियन टिब्यूल्स दीज आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट, और ये ग्लैंडुलर और सिलिएटेड सेल से बने होते हैं। और ये सिलिएटेड सेल्स एक्चुअली हेल्प करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब करने में। नाइट्रोजनस वेस्ट सेम फॉर्म में नहीं होता, अमोनिया की फॉर्म में होता है, और अल्टीमेटली उसको इमीडिएटली यूरिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और अल्टीमेटली दिस यूरिक एसिड गेट्स एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द हाइंड गट। हमने प्रोसेस देखा डाइजेस्टिव सिस्टम के केस में। बट नॉट ओनली दिस, वी हैव अदर स्ट्रक्चर्स एज वेल जो कि हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में, जिसमें से फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं, और मेल्स के केस में एडिशनल है दैट इज यूरिकोस ग्लैंड, ठीक है। सो ये है हमारे पास एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, यूरिकोस ग्लैंड्स ओनली इन मेल्स, नॉट इन फीमेल कॉकरोच, ठीक है। सो ये है हमारे पास एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। आप खुद ही देख रहे हैं, बहुत छोटा छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, ज्यादा डिटेल नहीं है, बहुत सिंप्लीफाइड अरेंजमेंट है, बट बहुत डिफरेंट है ह्यूमन और फ्रॉग से, है ना। तो ह्यूमन और फ्रॉग से डिफरेंट अरेंजमेंट्स है, बस कंपेयर करते हुए चीज लर्न करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर हम दो चीजें साथ में कर रहे हैं ना, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। बट आप देख पाओगे फ्रॉग के केस में मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो ह्यूमन, मैक्सिमम टर्म्स ऐसी हैं जो ह्यूमन टर्म से रिलेटेड है। बट कॉकरोच के केस में आप ऐसा नहीं देखोगे, क्रॉप, गिजार्ड, है ना, ये सब स्ट्रक्चर्स जो है वो बहुत नए हैं।
है ना, प्रोथोरैक्स, मिजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, है ना। एब्डोमेन के केस में एनल सर्साई, एनल स्टाइल्स, कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं ऐसे जो कि बिल्कुल डिफरेंट है ह्यूमन और फ्रॉग से। बट कुछ चीजें सिमिलर भी होती हैं, कंफ्यूजन कॉज करती हैं। कम कोशिश करेंगे हमेशा कंपेयर करके पढ़ेंगे। जब भी जो आप दो ऑर्गेनिज्म, दो चीजें पढ़ते हो, अलग अलग से पढ़िए, लर्न करिए उसे, उस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, बट उसको आपस में कंपेयर भी करना जरूरी हो जाता है कई बार, ठीक है, ताकि आपके बेस केस में कोई कंफ्यूजन ना रहे। आपको कभी ऐसा ना लगे अच्छा ये इसमें था टॉपिक में या उसमें था, पहले ही उस चीज को फिगर आउट करके रखना, राइट। सो दिस इज अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो मूव करते हैं नर्वस सिस्टम पे। सो नर्वस सिस्टम जो है वो है सर्कम इसोफेजियल रिंग से बना हुआ, और अल्टीमेटली दो लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहती है जो गैंग्लियोनेटेड रहती है। पहले इसको समझते हैं, फिर फर्दर बात करते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या मेंशन किया गया है। सो अब आपका हमारे पास क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। कि फेरिंग्स के बाद हमने ईसोफेगस की बात की थी, दिस इज ईसोफेगस व्हिच अल्टीमेटली लीड्स टू क्रॉप, ठीक है। सो अब इसमें क्या है, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस आ गया, ये क्रॉप है, क्रॉप के बाद गिजार्ड था, ऐसे करके स्ट्रक्चर था कुछ ऐसा, है ना। अब क्या है, ईसोफेगस के अराउंड क्या होता है, एक गैंग्लियन बनता है जिसे सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन कहा जाता है। नीचे एक गैंग्लियन होता है, नया गैंग्लियन इज द मास ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। नीचे गैंग्लियन होता है, दैट इज सब ईसोफेजियल गैंग्लियन। अल्टीमेटली दिस टू गैंग्लियंस रिमेन्स एसोसिएटेड विद द हेल्प ऑफ नर्व ट्रैक्ट, नर्व फाइबर। ये नर्व फाइबर इस पर्टिकुलर गैंग्लियंस को जोड़ते हैं और रिंग बना लेते हैं। दिस रिंग इज सर्कम ईसोफेजियल नर्व रिंग। ये है सर्कम ईसोफेजियल नर्व रिंग, ठीक है। और अभी सब ईसोफेजियल नर्व रिंग से ना, नर्व गैंग्लियन से अल्टीमेटली एक दो लंबी नर्व कॉर्ड निकलती है जो गैंग्लियोनेटेड होती है, गैंग्लियंस होते हैं। इन गैंग्लियन से हर एक सेगमेंट में गैंग्लियन होगा जो हर एक रीजन में नर्व सप्लाई करेगा, 3 थोरैक्स रीजन में, बाकी एब्डोमेन रीजन में, तो पूरी बॉडी में इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। तो पहले तो ये अगेन मैं बता रही हूँ, ये जो इतनी क्लोज होती है ना दोनों नर्व कॉर्ड्स जो होती हैं, जो वेंट्रल होती हैं, पहले लगता था कि एक ही नर्व कॉर्ड है, बट लेटर ऑन पता चला कि एक ही शीट में पैक्ड रहने वाली ये दो नर्व कॉर्ड है जो गैंग्लियोनेटेड होती है, तो इन्हीं से नर्व फाइबर्स निकल रहे हैं। तो आप देख रहे हो मैक्सिमम पोर्शन जो है वो इनके बाकी थोरैक्सिक और एब्डोमेन रीजन में, हेड रीजन में बहुत ही छोटा पोर्शन है नर्वस सिस्टम का। इसलिए अगर कॉकरोच का सर कट कर दिया जाए वो तो एक वीक के लिए सरवाइव कर लेता है, क्योंकि हेड रीजन में बहुत थोड़ा सा नर्वस सिस्टम का पार्ट है। रेस्ट पार्ट जो है, मेजर पार्ट जो है, इट रिमेन्स एसोसिएटेड विद द थोरैक्सिक एज वेल एज एब्डोमेन रीजन, ठीक है। सो इसीलिए हेड रीजन में को कट करने के बाद भी वो काफी देर सरवाइव कर जाते हैं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो ये है इनका नर्वस अरेंजमेंट। बाकी सेंस ऑर्गन्स की जरूरत रहती है ताकि ये इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सके फ्रॉम आउटर एनवायरमेंट। तो सेंस ऑर्गन के केस में जैसे मैंने कहा, एंटीना होता है, पेयर ऑफ एंटीना, फिलीफॉर्म एंटीना एंटीनल सॉकेट से निकल रहा है, हेड रीजन से। सो ये है ऑल्फैक्टरी फंक्शन। उसके बाद आईज है, जिसमें सिंपल आईज जिसे ऑसिलाई कहा जाता है, ठीक है। और कंपाउंड आइज रहते हैं, ये लाइट को रिसीव करते हैं, जिसमें से कंपाउंड आइज की अगर हम बात करें, दे आर प्रेजेंट एट द डॉर्सल साइड ऑफ द हेड। और हर एक आई जो है ना, उसमें ना छोटे छोटे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब आप एक तरह से कह सकते हो छोटे छोटे हेक्सागोनल लेंस लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन और लाइट को रिसीव करते हैं। और इनका अगर नंबर देखा जाए, दे आर नियरली 2000 हेक्सागोनल ओमेटीडियास। इन हेक्सागोनल लेंसेस को ओमेटीडियास कहा जाता है, जो आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, एक पूरी कंपाउंड आई बनाते हैं। और अगर आप 2000 हेक्सागोनल ओमेटीडियास देखोगे ना, ये कलेक्टिवली काम नहीं करते, ये सेपरेटली इमेज से लाइट रिसीव करते हैं। तो मतलब एक ही इमेज से आने वाली लाइट जो है ना, ओमेटीडिया अलग 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 से रिसीव कर रहा है। तो इनके पास जो विजन होता है, उस विजन को मोज़ैक विजन कहा जाता है। और इस विजन में क्या होता है, एक ही चीज की सेवरल इमेजेस बनती है, बहुत सारी इमेजेस बनती हैं। और लेकिन ये इमेज जो है
उसकी वजह से इस तरीके के विजन की वजह से सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बट रेजोल्यूशन जो है वो इमेज का कम हो जाता है। ठीक है, मतलब अब 2000 लेंसेस है, 2000 के 2000 लेंसेस एक ही इमेज से अलग अलग तरीके से लाइट रिसीव करेंगे। ठीक है, मतलब कलेक्टिवली लाइट रिसीव करके एक इमेज फॉर्म नहीं करेंगे, अलग अलग से लाइट रिसीव करके इमेज फॉर्म करेंगे, तो मल्टीपल इमेजेस बनती हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से रेजोल्यूशन कम हो जाता है और सेंसिटिविटी बढ़ जाती है इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो इनके केस में ऐसी इमेज को कहा जाता है मोज़ैक विजन। अगेन जैसे मैंने कहा, रेजोल्यूशन हाई है, लेस होता है, सेंसिटिविटी हाई होती है। ठीक है, विजन जो है वो नॉक्टर्नल है, रात का विजन होता है। ठीक है, मोज़ैक विजन है एंड नॉक्टर्नल विजन है। एडिशनली इनके पास हमारे पास और सेंसरी स्ट्रक्चर है, मैक्सिलरी पैल्प्स एंड लेबियल पैल्प्स। मैक्सिलरी और लेबियल रीजन में पैल्प्स रहते हैं, सेगमेंटेड पैल्प्स। तो फिलहाल अगेन डायग्राम पे आते हैं। ये पैल्प्स दिख रहे हैं, ये मैक्सिले में जो एक्सटेंडेड ये स्ट्रक्चर्स दिखते हैं पैल्प्स कहा जाता है। ये है लेबियम के पैल्प्स। ये पैल्प्स जो है ये सेंसरी होते हैं फंक्शन में। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में बात की गई है। फाइन, और एनल ससाई के बारे में हमने बात की है ना, ये भी तो सेंसरी होते हैं नेचर में। सो ये है हमारे पास नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, चीजें जो है वो बहुत सारी लर्न करने वाली हैं। अगेन डायग्राम की हेल्प ज्यादा से ज्यादा लें ताकि चीजें समझ आए। ठीक है, जितना डायग्राम एनालाइज करेंगे उतना इजी रह जाएगा आपको चीजें समझने में। So these are some structures जो कि कॉकरोच से एसोसिएटेड है, एंड वी आर हियर लेफ्ट विथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओनली। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमें मेल और फीमेल के केस में अलग अलग सिस्टम्स करने हैं। ये ऑर्गेनिज्म डाइशियस है, यानी कि मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग अलग होंगे विथ प्रॉपर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, है ना। एब्डोमेन रीजन में सेगमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट अरेंजमेंट दिखा रहे थे, 7th 8th 9th सेगमेंट, है ना। और उसके बाद हम बात करें एनल स्टाइल्स की जो सिर्फ मेल में प्रेजेंट रहते हैं, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रॉपर है, डाइशियस ऑर्गेनिजम्स हैं ये ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले मेल ऑर्गेनिज्म पे फोकस करते हुए इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डील करते हैं। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टीज। टेस्टीज जो है वो स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, एंड सेगमेंट याद रखना है 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट भी प्रेजेंट रहते हैं। तो आपको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है डायग्राम में, दीज आर टेस्टीज, टेस्टीज। ठीक है, एंड टेस्टीज जो है यहाँ से एक्सटेंड हो रही है विद द हेल्प ऑफ वास डिफरेंस। वास डिफरेंस से यहाँ पे आ रहे हैं, है ना, इस ग्लैंड में, ये मशरूम टाइप ग्लैंड दिख रहा है इस टाइप, इस जगह पे। सो दीज आर वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस, पेयर ऑफ वास डिफरेंस जो है इट इज गेट्स ओपन इनटू सेमिनल वेसिकल। तो टेस्टिस जो है जब स्पर्म फॉर्मेशन करते हैं तो वास डिफरेंस स्पर्म को कैरी करके सेमिनल वेसिकल तक ले जाते हैं और वहां पे स्पर्म को स्टोर करते हैं, और सेमिनल वेसिकल सेमिनल फ्लूइड की हेल्प से इन स्पर्म को नरिश करता है। ठीक है, सो अल्टीमेटली हमारे पास ये आ गया मशरूम ग्लैंड यहाँ पे, जिसमें ये स्मॉल टिब्यूल्स और लॉन्ग टिब्यूल्स दिख रही है। ठीक है, ये स्मॉल टिब्यूल्स और लॉन्ग टिब्यूल्स जो है ये कलेक्टिवली काम करती हैं स्पर्म सेल को नरिश करने में और स्पर्म सेल को पैक करने में। ठीक है, सो अगेन डिटेल्ड एस्पेक्ट है ये भी। ठीक है, तो मैं बेसिक फीचर बता रही हूँ। तो मशरूम ग्लैंड जो है वो हमारे पास नरिश भी करता है स्पर्म सेल को, नरिश भी करता है और स्पर्म सेल को पैक भी करता है। कैसे पैक करता है उसके बारे में बात करते हैं अभी, बट फिलहाल इस डायग्राम को फर्दर एनालाइज करते हैं। टेस्टिस से स्पर्म सेल वास डिफरेंस की हेल्प से सेमिनल वेसिकल में गए और अल्टीमेटली सेमिनल वेसिकल के साथ एसोसिएटेड एक ग्लैंड भी है, दैट इज मशरूम ग्लैंड, जिसके 2 टिब्यूल्स होते हैं, स्मॉल टिब्यूल्स एंड लॉन्ग टिब्यूल्स। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना, ये आप यहाँ पे देख रहे हो, सेमिनल वेसिकल भी यहीं पे, स्मॉल टिब्यूल्स लॉन्ग टिब्यूल्स भी यहीं पे। तो यही स्ट्रक्चर सारे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, एक ही पार्ट्स के साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे स्पर्म सेल की नरिशमेंट होती है और उसकी स्टोरेज होती है। तो सेमिनल वेसिकल स्पर्म सेल को स्टोर करता है, नरिश करता है अलोंग विद द मशरूम ग्लैंड। ठीक है, और उसके बाद ये आपको फेलिक ग्लैंड दिख रहा है। फेलिक ग्लैंड जो है अगेन पैकेजिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, स्पर्म सेल की। और उसके बाद सेमिनल वेसिकल में स्टोर हुए जो स्पर्म सेल्स होते हैं, जो जब नरिश हो जाते हैं तो अल्टीमेटली वो इजैकुलेटरी डक्ट की हेल्प से बाहर आना शुरू हो जाते हैं।
ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो आपको ये वाली ट्यूब दिख रही है ना, ये वाला पार्ट, ये फैलिक ग्लैंड की ओपनिंग है, ये वाली, ये फैलिक ग्लैंड की पैसेज है, और ये है इजैकुलेटरी डक्ट दूसरा वाला। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे जो ओपनिंग वाला एरिया है वहां पे कितनी सारी काइटिनस प्लेट्स हैं, ये ओपनिंग को और डक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए, जिसमें से ये है राइट फेलोमियर, सबसे छोटा वेंट्रल फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर जिसके पास प्रेजेंट रहता है टिटिलेटर एंड स्यूडोपेनिस। टिटिलेटर एंड स्यूडोपेनिस हेल्प करते हैं स्पर्म सेल की ट्रांसफर में और कॉपुलेशन प्रोसेस में। ठीक है। एनल स्टाइल्स, क्योंकि मेल कॉकरोच है तो एनल स्टाइल प्रेजेंट है, और एनल सर्साई। ठीक है, सो ये है पूरा स्ट्रक्चर। तो टेस्टिस से स्पर्म सेल सेमिनल वेसिकल में जाते हैं। सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशंस along with mushroom gland secretion helps in the nourishment of sperm cell। ठीक है, पहले थ्योरी पे फोकस करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं फर्दर डिटेल में। तो 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में जो टेस्टिस प्रेजेंट है अल्टीमेटली स्पर्म सेल बनाकर सेमिनल वेसिकल में भेज देती है विद द हेल्प ऑफ वास डिफरेंस। ठीक है, सो उसके बाद ये सेमिनल वेसिकल क्या करते हैं, स्पर्म सेल को स्टोर करते हैं और नरिश करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है स्टोरेज ऑफ स्पर्म सेल, बट यहाँ पे एक टर्म लिखा गया है स्पर्मेटोफोर्स। यही टर्म हमने पहले देखी है ना, जब हम मॉर्फोलॉजी स्टडी कर रहे थे, हम तब कह रहे थे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिलेट करेंगे। तो वहां पे क्या होता है, एक्चुअली स्पर्म सेल जो है ना सेमिनल वेसिकल में नरिश करने के साथ साथ ना स्पर्म सेल को ना पैक भी किया जाता है। तो जैसे ये स्पर्म सेल है, बहुत सारे स्पर्म सेल हैं, इनको सेमिनल फ्लूइड के साथ ना एक कवरिंग में पैक कर दिया जाता है जिसे स्पर्मेटोफोर का कैप्सूल है। इस कैप्सूल में पैक कर दिया जाता है जिसे स्पर्मेटोफोर कहा जाता है। और इस स्पर्मेटोफोर जो है ना वो 3 लेयर होता है। इस स्पर्मेटोफोर जो है वो 3 लेयर्ड कैप्सूल होता है। 3 लेयर्ड कैप्सूल होता है। इस 3 लेयर्ड कैप्सूल में से एक लेयर बनाता है मशरूम ग्लैंड खुद, नरिश करने के साथ साथ स्पर्मेटोफोर की एक लेयर मशरूम ग्लैंड खुद बनाता है। दूसरी लेयर इजैकुलेटरी डक्ट खुद बनाता है, उसकी लाइनिंग बनाती है। तीसरी डक्ट जब बनती है, जब ये स्पर्मेटोफोर जो है ना यहाँ से बाहर आ रहा होता है ना, ठीक है, आपको पता है तीसरी लेयर जो है वो बाहर आते आते बनती है। 2 लेयर्स तो स्पर्मेटोफोर के अंदर ही बन गई ना, तीसरी लेयर तब बनती है जब स्पर्मेटोफोर बाहर की तरफ आ रहा है ना, यहाँ पे ये फेलिक ग्लैंड जो है ना अपनी सिक्रीशन करता है स्पर्मेटोफोर के ऊपर, 2 लेयर के ऊपर। ठीक है, तो जो थर्ड लेयर आउटर लेयर बनती है वो फेलिक ग्लैंड की बनती है। ठीक है, तो बाहर सिक्रीशन करता है, इस तरीके से होता है। तो आप तभी देख पा रहे हो दोनों की अलग अलग ओपनिंग है। ये बहुत कंफ्यूजन रहता है कि अगर फेलिक ग्लैंड की ओपनिंग बाहर हो रही है तो स्पर्मेटोफोर की तीसरी लेयर कैसे बनेगी। वो बॉडी के अंदर नहीं बन रही, वो तब बन रही है जब स्पर्मेटोफोर बाहर रिलीज हो रहा है, तो साथ साथ में फेलिक ग्लैंड सिक्रीशन करता है, तो आउटर लेयर स्पर्मेटोफोर की तब बनती है। तो स्पर्म सेल जो है वो एज सच रिलीज नहीं होते, वो रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर पैक होके, जिसे स्पर्मेटोफोर कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो स्पर्मेटोफोर याद रखेंगे किस किसने बनाई लेयर, मशरूम ग्लैंड ने, इजैकुलेटरी डक्ट ने, और तीसरी फेलिक ग्लैंड ने। ठीक है, चलिए, सो आपको सीक्वेंस से पता चल ही रहा होगा। वैसे तो हमारे पास यहाँ पे जब स्टोर हुआ होता है सेमिनल वेसिकल में, तो मशरूम ग्लैंड सिक्रीशन करके नरिश करता है और पहली लेयर बना देता है। जब इजैकुलेटरी डक्ट से फिर पास होने की बारी आती है स्पर्म सेल की, फिर दूसरी लेयर बन जाती है, फिर तीसरी लेयर बाहर आते आते फेलिक ग्लैंड बना लेता है ना, आउटर लेयर फेलिक ग्लैंड की होती है। तो सीक्वेंस से पता चल रहा है ना, जैसे जैसे पैसेज हो रहा है वैसे वैसे लेयर बन रही है। चलिए, सो इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो मेल गोनोपोर की हेल्प से ओपन होता है बाहर, जो स्पर्मेटोफोर को बाहर रिलीज कर देता है। एंड दिस गोनोपोर इज वेंट्रल टू एनस। ठीक है, वेंट्रल साइड में होता है, एनस के एनस डॉर्सल साइड में होता है, वेंट्रल साइड में गोनोपोर होगा, वेंट्रल यानी कि नीचे की तरफ। ठीक है, उसके बाद हमने बात की मशरूम ग्लैंड की। ठीक है, वास्ट डिफरेंस हो गया, इजैकुलेटरी डक्ट हो गया। मशरूम ग्लैंड की बात करें जिसे एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कहा जाता है, एंड इट इज प्रेजेंट एट द 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट, है ना। और इसके बारे में हमने बात की कि क्या फंक्शन करता है, नरिशमेंट और अ लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर, वो मशरूम ग्लैंड बनाता है। एंड अल्टीमेटली एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें, एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनापोफाइसिस यानी कि फेलोमर्स। ये काइटिनस प्लेट्स होती हैं जो मेल गोनोपोर को सराउंड करती हैं और डक्ट्स को सपोर्ट करती हैं।
जिसमें लेफ्ट फेलोमियर, जिसमें टिटिलेटर और स्यूडोपेनिस होता है, और उसके बाद वेंट्रल और राइट फेलोमियर्स होते हैं। ठीक है, सो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस तरीके से मेल जो है वो स्पर्म सेल को फॉर्म करके, नरिश करके, स्पर्मेटोफोर में पैक करके रिलीज कर देता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन। और अल्टीमेटली फीमेल रिसीव करती है दिस स्पर्मेटोफोर यानी कि स्पर्म सेल को। दिस स्पर्मेटोफोर गेट्स ओपन इनटू फीमेल बॉडी, और इसके लिए हमें समझना पड़ेगा फीमेल स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, सो चलिए बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज ओवरीज। 2 लार्ज ओवरीज होती हैं जो कि 2nd से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, टेस्टिस कहाँ पे थी? 4th to 6th, मशरूम ग्लैंड 6th to 7th, उसके बाद ओवरीज कहाँ पे है? 2nd to 6th। ठीक है, सो अब क्या होता है ओवरीज में, क्या होता है एक्चुअली ना, ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो ओवरी का, पहले स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स आप कह सकते हो इनको। सो ये फॉलिकल्स जो है ना, ये आपस में जुड़े होते हैं, एक कंबाइंड ओवरी बनाते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ देख रहे हो, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि हमारे पास एक ओवरी बनी होती है, एक ओवेरियन ट्यूब्यूल और ओवेरियोल से, जिसमें चेन ऑफ डेवलपिंग ओवास होते हैं। तो अगर मैं एक ओवेरियोल को बनाती हूँ, इस डायग्राम से एक ओवेरियोल पिक कर देते हैं। सो इस तरीके का एक ओवेरियोल होता है, इस तरीके से होता है। ओवेरियोल है ये पूरा। ठीक है, ये सिंगल ओवेरियोल है। ऐसे 8 ओवेरियोल्स मिलकर पूरा एक ओवरी बना रहे हैं, वैसे यहाँ पे दूसरा ओवेरियोल होगा ऐसे करके। ठीक है, सो होता क्या है, अब एग बनता है, एग यहां से बनना शुरू होता है, डेवलप होते होते नीचे जाएगा। ठीक है, वो डेवलप होता जाएगा और डेवलप होता जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, और अल्टीमेटली नीचे यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये रीजन जहाँ पे पहुंचेगा। ठीक है, ये रीजन से सारे कलेक्टिवली एग्स इकट्ठे होंगे। यानी कि अगर एक टाइम पे बात करें 8 और 8 ओवेरियोल्स, पेयर ऑफ ओवरी दिख रही है आपको, 8 और 8 ओवेरियोल्स ईच ओवरी में होंगे, यानी कि 16 ओवेरियोल्स हैं टोटल। तो हमारे पास एक ही टाइम पे 16 एग्स रिलीज हो सकते हैं। कहाँ पे रिलीज होंगे? सबसे पहले तो वो ओविडक्ट में जाएंगे। ओविडक्ट यहाँ से ज्वाइन कर रहा है इनटू कॉमन ओविडक्ट, जिसे वेजाइना भी कहा जाता है। सो अल्टीमेटली ये आ गया वेजाइना। ठीक है, सो वेजाइना में ओपन होता है, तो वेजाइना के साथ यहाँ पे सब स्पर्मेथिका देख रहे हो ना। सो ये है हमारे पास फिलहाल पूरा स्ट्रक्चर, यानी कि वेजाइना तक। इन स्ट्रक्चर्स के बारे में बाद में बात करते हैं। ठीक है, पहले थ्योरी डील कर लेते हैं। सो हमारे पास क्या है, बताया गया 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स हैं, जिसमें ओवा जो है वो डेवलप हो रहे हैं, चेन ऑफ ओवास डेवलप हो रहे हैं। देखा आपने किस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है। तो अल्टीमेटली ये ओवा जो है वो ओविडक्ट्स में आ जाते हैं। These oviducts get united to form a common median oviduct, जिसे vagina भी कहा जाता है, which ultimately leads into genital chamber. So ये आ गया हमारे पास genital pouch। ये पूरा पाउच कहा जाता है। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये पूरा पाउच है। ठीक है, जिसमें से अपर पार्ट जो है उसे जेनिटल चैम्बर कहा जाता है और लोअर पार्ट को ऊथिकल चैम्बर कहा जाता है। ठीक है, सो अगर मैं इस जेनिटल पाउच का यहाँ पे बनाऊं स्ट्रक्चर इस तरीके से, यहाँ पे ये अगर ये जेनिटल पाउच है, ठीक है, इस तरीके से, तो अपर पार्ट जो है यहाँ पे वेजाइना भी ओपन हो रहा है। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, इसे कहा जाता है स्पर्मेथिका। स्पर्मेथिका ये वही पार्ट है, इसकी ओपनिंग जो है फीमेल के वेंट्रल साइड होता है। हमने स्पर्मेथिकल ओपनिंग के बारे में पढ़ा ना इनिशियली मॉर्फोलॉजी में। तो स्पर्मेथिकल ओपनिंग की हेल्प से ये स्पर्मेटोफोर रिसीव करता है, स्पर्मेटोफोर ओपन होता है, अल्टीमेटली स्पर्म सेल सारी स्पर्मेथिका में रिलीज करता है। 2 लोब्स हैं स्पर्मेथिका के। ठीक है, एक जो है वो थोड़ा सा रूडिमेंट्री होता है, एक डेवलप होता है। सो हमारे पास स्पर्मेथिका में ही स्पर्म सेल स्टोर होते हैं। पॉपुलेशन के दौरान जो स्पर्म सेल रिलीज हुए ना, वो सारे स्पर्मेथिका में स्टोर होंगे। तो हमारे पास ये जेनिटल पाउच के जेनिटल चैम्बर पोर्शन पे स्पर्मेथिका की भी ओपनिंग होती है और वेजाइना की भी ओपनिंग होती है। तो हमारे पास ये जो ओपनिंग होती है ना, यहाँ पे जो वेजाइना की ओपनिंग होती है ना इनटू जेनिटल चैम्बर, इसको कहा जाता है फीमेल गोनोपोर।
अब आप ये बोलो, मेल के केस में मेल गोनोपोर आउटसाइड ओपन हो रहा था, फीमेल के केस में फीमेल गोनोपोर जो है वो जेनिटल चैम्बर में ओपन हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा डिफरेंस है मेल और फीमेल में। मेल में भी गोनोपोर है, फीमेल में भी गोनोपोर है, लेकिन मेल गोनोपोर आउटसाइड रिलीज करता है स्पर्मेटोफोर को, लेकिन फीमेल गोनोपोर जो है वो बाहर की तरफ ओपन नहीं होता, बल्कि जेनिटल पाउच के जेनिटल चैम्बर में ओपन होता है। ठीक है, सो अपर पोर्शन जो है वो है जेनिटल चैम्बर, जहां पे क्या होता है, स्पर्म सेल रिलीज होते हैं, और जैसे आपने देखा ओवरी में क्या बने, ओवा बने, फिर ओविडक्ट से होते हुए, विजाइना से होते हुए अल्टीमेटली कहां पे आ गए, एग्स। एग्स आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे स्पर्मेथिका की भी ओपनिंग हो रही है, तो स्पर्मेथिका की हेल्प से स्पर्म भी आ जाएंगे यहाँ पे। तो जेनिटल चैम्बर आप कह सकते हो वो रीजन है जहां पे क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। इट्स अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये जेनिटल चैम्बर वो रीजन है, जेनिटल चैम्बर वो रीजन है जहां पे स्पर्मेथिका और वेजाइना दोनों की ओपनिंग होती है, और अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन यहाँ पे ही पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, तो जेनिटल चैम्बर में जब ओपनिंग हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या होता है, नीचे वेस्टिब्युलर रीजन होता है, यानी कि ऊथिकल चैम्बर होता है। ठीक है, ऊथिकल चैम्बर या वेस्टिब्युलर कुछ भी कह सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे 6 पेयर ऑफ काइटिनस स्ट्रक्चर्स हो 3 पेयर्स ऑफ काइटिनस स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें गोनापोफाइसिस कहते हैं। तो अब आप ध्यान से जानेंगे, हमें अगर देखें तो हमारे पास ओवेरियोल्स कितने थे, रिकॉल करें, 8 ओवेरियोल्स एक ओवरी में, यानी कि टोटल 16 ओवेरियोल्स थे, 16 एग्स बन रहे थे, मतलब एक टाइम पे 16 एग्स फर्टिलाइज हुए होंगे। तो हमारे पास ऊथिकल चैम्बर यानी कि वेस्टिब्युलर रीजन में, वेस्टिब्युलर रीजन जेनिटल पाउच का नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। अब ये नीचे है गोनापोफाइसिस है। ये गोनापोफाइसिस क्या करते हैं, उन फर्टिलाइज 16 एग्स को 2 रोज में अरेंज करते हैं, 8 और 8 में। ठीक है, 8 और 8 में अरेंज करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे आपको ग्लैंड दिख रहा है, ये है कोलेटेरियल ग्लैंड, पेयर ऑफ ग्लैंड है। ठीक है, एक पार्ट अगेन ज्यादा डेवलप्ड है। सो कोलेटेरियल ग्लैंड अब क्या करेंगे, सिक्रीशन करेंगे। 8 और 8 की लाइन बन गई है, 16 है एग्स, अब क्या लाइन बन गई, उसके ऊपर क्या करेंगे, सिक्रीशन करेंगे। सिक्रीशन करेंगे और अल्टीमेटली सिक्रीशन क्या बना देगी, उन 16 फर्टिलाइज्ड एग्स के ऊपर एक कवरिंग बना देगी, जिसे ऊथिका कहा जाता है। सो ये ऊथिका जो है अल्टीमेटली फॉर्म हो जाता है और बाहर रिलीज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ वेस्टिबुलर ओपनिंग। तो हमारे पास बाहर फीमेल गोनोपोर ओपन नहीं होता, हमारे पास वेस्टिबुलर ओपनिंग होती है बाहर की तरफ। ठीक है, सो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया है कि स्पर्मेथिका जो कि 6 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, वो स्पर्म को कलेक्ट करता है, और अल्टीमेटली स्पर्मेटोफोर से स्पर्म्स को कलेक्ट करके वो क्या करता है, उन स्पर्म्स को रिलीज कर देता है इनटू जेनिटल चैम्बर, जहां पे वेजाइना भी ओपन होता है। सो जेनिटल पाउच वो स्ट्रक्चर होता है जहां पे जेनिटल चैम्बर और वेस्टिबुलर रीजन होता है। जेनिटल चैम्बर वो साइट है जहां पे वेजाइना और स्पर्मेथिका दोनों की ओपनिंग हो रही है, वहां पे फर्टिलाइजेशन हो रही है। और ऊथिकल चैम्बर जो है वो चैम्बर है जहां पे फर्टिलाइज्ड एग्स जो है दे गेट्स एनकैप्सुलेटेड इनटू ऊथिका, जिनका साइज होता है 3/8 इंचेस और 8 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं। और गोनापोफाइसिस ये 6 इन नंबर होते हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली अरेंज करते हैं स्ट्रक्चर्स को, एग्स को 2 लेयर्स में, और अल्टीमेटली कोलेटेरियल ग्लैंड्स जो है वो ऊथिका की फॉर्मेशन कर लेते हैं। सो ये है पूरा अरेंजमेंट। अब जो ऊथिका रिलीज होता है तो उसमें कितने एग्स हुए, 14 to 16 एग्स, नियरली 16 एग्स होते हैं, 14 to 16 एग्स कह सकते हो। और एक टाइम पे फीमेल 9 to 10 ऊथिका रिलीज करती है। आप तो मैक्सिमम बात कर सकते हो 160 एग्स एक ही टाइम पे कॉकरोच रिलीज कर लेता है, और वो भी ऐसी जगह में जहां पे बिल्कुल अंधेरा हो, सर्विसेज कॉर्नर्स में, यानी कि क्रैक्स में ये रिलीज करते हैं एग्स को, वहां पे ये डेवलप करते हैं ह्यूमिड एरिया में, और अल्टीमेटली 13 निम्फल स्टेजेस से होते हुए एडल्ट बन जाते हैं। अब निम्फ क्यों कह रहे हैं इनके लार्वा को, निम्फ इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि निम्फ एक ऐसा लार्वा होता है जो अपने एडल्ट से मैच करता है, मतलब उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, बट हैबिट्स में पूरा मैच करता है। जो एडल्ट्स खाते हैं वही इनकी जूनियर फॉर्म्स, लार्वल फॉर्म्स खाती हैं,
जिस हैबिटेट में ये रहते हैं वहीं पे ये इनकी लार्वल फॉर्म्स रहती है। अगर हम फ्रॉग की बात करें तो उनका लार्वा जो है वो कंप्लीटली वाटर में रहता है, लैंड में कभी नहीं आता है ना। तो बिहेवियरल हैबिटेट एस्पेक्ट है ना, हैबिटेट डिफरेंस है ना। बट इनके केस में क्या होता है, इनका लार्वा वही खाता है जो इनका एडल्ट खाता है, वही रहते हैं जिन जहां पे इनका एडल्ट रहता है। बट मॉर्फोलॉजिकली आप देखोगे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा ही आएगा। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि निम्फल स्टेजेस, जितनी भी निम्फल स्टेजेस आती है, लार्वल स्टेजेस आती है, एडल्ट से पहले के स्टेजेस है, उन सब में विंग पैड्स हैं, बल्कि एडल्ट फॉर्म्स में अल्टीमेटली उन विंग पैड से विंग डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, बाकी स्टेजेस में विंग्स नहीं है। तो आप देखोगे हर एक स्टेज में ना कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है ही है। तो ऐसी लार्वास जिनमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस रहते हैं बट रेस्ट फीचर्स जो है यानी कि हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, हैबिटेट जो है वो सेम रहे, तो ऐसे लार्वास को निम्फ कहा जाता है। और ये निम्फ 3 बार मोल्ट होते हैं, यानी कि 13 बार खुद को मॉडिफाई करते हैं और अल्टीमेटली एडल्ट्स में डेवलप होते हैं जिनके पास विंग्स होती है। और इस तरीके की डेवलपमेंट को ना, जो आप इनके केस में, निम्फ के केस में देख रहे हो, उसे पैरोमेटाबोलस डेवलपमेंट कहा जाता है। तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है और पैरोमेटाबोलस है, और इनके एडल्ट्स में विंग्स होते हैं, निम्फल स्टेजेस में नहीं होते। ठीक है, सो ये है कंप्लीटली अबाउट कॉकरोच। तो कॉकरोच के बारे में ये फीचर्स है, हमने स्टार्टिंग से डील किए, इनकी हैबिट, इनके मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, एनाटॉमिकल एस्पेक्ट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, नर्वस सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन्स एंड अल्टीमेटली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में डील करने, और याद रखेंगे ये ऑर्गेनिजम्स बहुत बड़े पेस्ट्स हैं, दे आर नॉट एट ऑल फ्रेंडली टू ह्यूमन, डिजीज को स्प्रेड करवाते हैं, वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो इनका कोई भी एनवायरमेंट फ्रेंडली रोल नहीं है एज सच। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कॉकरोच। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। कॉकरोच में बहुत सारी चीजें हैं, इस टॉपिक में बहुत सारी चीजें हैं जो पूछी जा सकती है। आप खुद ही देखो, बहुत ही कंसेप्चुअल चीजें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो थोड़ा सा और ज्यादा कॉन्सेप्चुअल हो जाता है ना। तो बहुत सारे सेगमेंट्स आपको लर्न करने, कौन सा स्ट्रक्चर किस सेगमेंट पे है, कौन सा स्ट्रक्चर कौन सा सेगमेंट जो है वो मॉडिफाइड है फीमेल में, एनल स्टाइल किस में प्रेजेंट है। तो ये छोटी छोटी बारीकियां जो है ना वो याद करनी है, कंपेयर करने की कोशिश करनी है, मेल कॉकरोच, फीमेल कॉकरोच, अल्टीमेटली कॉकरोच वाला टॉपिक फ्रॉग के साथ, है ना। चलिए, सो एंड करते हैं यहाँ पे इस सेशन को, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, अगेन क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आए, कोई भी टॉपिक में डाउट है, कमेंट सेक्शन में बता देंगे, मैं उस क्वेश्चन को एड्रेस करूंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर।